दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे द्वारा निर्धारित 9वीं कक्षा के लिए हिंदी लोक भारती में दी गई पहली कविता चांदनी रात, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता को आज हम प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कविता को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। कविता में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ भी मैंने बतलाया है। कविता की संपूर्ण व्याख्या के बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्वाध्याय को भी हल करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बतलाना कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज, अपने दोस्तों को, अपने उन छात्रों को जिनको इसकी आवश्यकता है, उन्हें आप अवश्य शेयर करना। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कविता चांदनी रात। बच्चों, चांदनी रात नामक कविता के इस अंश को समझने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि को संक्षिप्त में समझना नितांत आवश्यक है। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी खंड काव्य से उद्धृत है, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास की अवधि व्यतीत कर रहे होते हैं। उसी वनवास की अवधि में पंचवटी की सुंदर चांदनी रात का वर्णन किया गया है कि रात्रि का समय है और चांदनी की छटा चारों ओर बिखरी हुई है और पंचवटी के उस सुंदर वातावरण में राम और सीता पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी में विश्राम कर रहे होते हैं और सुंदरता में देवताओं को भी लजा देने वाले शोभायमान वीर लक्ष्मण प्रहरी के रूप में उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर विराजमान होते हैं। तो चलिए समझते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी का काव्यांश, जिसका शीर्षक है चांदनी रात। दोस्तों, कविता को समझने से पूर्व कवि का परिचय समझ लेना यहां पर आवश्यक है। आप यहां पर देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। हिंदी देवनागरी खड़ी बोली है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं यानी आपकी कविताओं में संवेदना यानी एक तरह की ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावना जो आपको झकझोर दे। विशेषता खास तौर से नारी के प्रति यानी महिलाओं के लिए करुणा यानी दुख दया की भावना से ओतप्रोत, यानी इनकी रचनाओं में अधिकतर मानवीय संवेदनाओं का, भावनाओं का, महिलाओं के जीवन में शामिल दुख या उनके प्रति मन में जो दया की भावना पैदा होती है, इस प्रकार की विचार शैली या इस प्रकार के विचार जो हैं इनकी रचनाओं में यानी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इनके जन्म और मृत्यु का यहाँ पर वर्णन देख लीजिए। 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिड़गांव झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर शहर है और हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु यहाँ पर 12 दिसंबर 1964 को बताई गई है। इनकी प्रमुख कृतियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथवाड़, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य। इस दृष्टि से यहाँ पर पंचवटी और खंड काव्य को जो हाईलाइट किया गया है, आपकी जो कविता है चांदनी रात, वो इसी खंड काव्य का काव्यांश है। रंग में भंग, राजा प्रजा, नाटक, ये इत्यादि इनकी रचनाएं हैं।
अब हम यहाँ पर जो कविता आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, चांदनी रात, इस पद्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। खंड काव्य, यहाँ पर देखिए पंचवटी चूंकि खंड काव्य है तो खंड काव्य होता क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। अगर शब्द का विच्छेद आप करेंगे संधि विच्छेद के तौर पर, तो खंड यानी टुकड़ा, हिस्सा, काव्य यानी कविता, यानी कविता के माध्यम से किसी एक खंड का, किसी एक हिस्से का, किसी से भी संबंधित जब उसका वर्णन किया जाता है और वो प्रधान रूप धारण किए रहता है, तो यहां पर उसे हम खंड काव्य के रूप में उसे जानते हैं। प्रासंगिक, प्रसंग से, रेफरेंस जिसे आप बोल सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ, कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है, यानी जो मेन घटना है उसी का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत अंश जो काव्यांश है चांदनी रात, यह पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा, जो चारों तरफ आपको प्राकृतिक दृश्य दिखलाई पड़ते हैं, उनका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि बहुत ही सुंदर रूप, बहुत ही मनभावन रूप में माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है, यानी बतलाया गया है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन मन को भा लेने वाला, मन को अपनी ओर खींच लेने वाला सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है, बतलाया गया है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक बार मैं कविता का पाठ कर देना चाहता हूं, उसके बाद हम एक एक स्टेंजा को, एक एक पैराग्राफ को हम उसके कठिन शब्दों के अर्थ के साथ, उसकी सरल व्याख्या के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धरनुर है, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब हम इसकी एक एक चार चार पंक्तियों को यहां पर समझते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब देखिए यहां पर जो भावार्थ लिया गया है, इनके शब्दों का अर्थ देखते हुए, चारु यानी सुंदर, मोहक, मन को भाने वाला, चंद्र चंद्रमा, चंचल जिसे आप कह सकते हैं कि शरारती, अटखेलियां करना, किरणें रोशनी, थल धरती भूमि, स्वच्छ साफ सुथरी, चांदनी चांद की रोशनी, मूनलाइट जिसे आप कहते हैं, अवनी धरती धरा भूमि जमीन, अंबर आकाश आसमान नभ, तल सतह धरातल, निचला हिस्सा निचला भाग जिसे आप कहेंगे। अब देखिए इसका भावार्थ देखिए, कवि यहां पर इन चार पंक्तियों के माध्यम से जो
चांदनी रात है, उसकी चांद की रोशनी की खूबसूरती, सुंदरता का वर्णन किस मनमोहक अंदाज में कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी प्राकृतिक मनोहारी दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन को लुभाने वाली चंद्रमा की चंचल किरणें धरती पर चारों तरफ अटखेलियां करती हुई दिखलाई पड़ रही। अब देखिए, चांदनी रात में आकाश में खूबसूरत सुंदर मन को भाने वाला चंद्रमा विद्यमान होता है, और उससे जो उसकी मूनलाइट, जो चांदनी है, जब वो धरती पर पड़ती है तो यहां पर देखिए खेल रही है जल थल में, चाहे जमीन हो, जमीन पर फैला हुआ पानी हो। उसकी जो चंचल किरणें हैं, खूबसूरत चंद्रमा की जो रोशनी है, जो मूनलाइट है, ऐसा लगता है जैसे वो धरती पर जमीन के साथ, भूमि के साथ, पानी के साथ खेल रही हों, अटखेलियां कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ, साफ सुथरी, निर्मल, पवित्र जिसे आप कह सकते हैं। चांदनी बिछी हुई यानी आप जहां तक भी देखिए, कहां बिछी हुई? अवनी और अंबर तल। अवनी यानी आपकी धरती, अंबर यानी आसमान, मतलब आपकी जहां तक निगाहें जा रही हैं वो चारों तरफ चंद्रमा की निर्मल चांदनी जो है अपने उजाले से, अपनी रोशनी से, अपनी खूबसूरती से, प्रकाश से लोगों के मन को आकर्षित कर रही। तो यहां पर खूबसूरत चंद्रमा के माध्यम से निकलने वाली चंचल किरणों का वर्णन मनमोहक अंदाज में किया गया है कि जहां तक आपकी निगाहें जाती हैं आपको चांदनी चारों तरफ फैली हुई, बिखरी हुई दिखलाई पड़ रही है, जो आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगला है कि पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। शब्दार्थ यहां पर देख लीजिएगा। पुलक रोमांच, खुशी, प्रगट पता चलना, जाहिर होना, विकट होना, धरती भूमि हरित हरी, तृण घास, नोक सिरा तरु वृक्ष, मंद हल्की हल्की, हल्का स्लो, पवन वायु। अब यहां पर उसके भावार्थ को भी हम देख लें कि पुलक प्रगट करती है। पुलक का अर्थ होता है एक तरह से खुशी, प्रकट करना, जाहिर करना। कौन? धरती। किस तरह से? हरित तृणों की नोकों से, हरी हरी घासों की नोकों से। नोक यानी घास की जो ऊपर का टॉप का हिस्सा होता है, सिरा। कि चांदनी रात चारों तरफ बिछी हुई है और जमीन पर जो हरी हरी घास फैली हुई है, हल्की हल्की हवा जब चलती है तो वो घास हिलती डुलती नजर आ रही। और उस हिलने डुलने को कवि ने यहां पर इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है कि धरती अपनी खुशी को, कि वो चांदनी रात से बहुत ही खुश है, उस खुशी को यहां पर अभिव्यक्त कर रही है, प्रकट कर रही है, जाहिर कर रही है। मानो, और इतना ही नहीं, मानो ऐसा लग रहा है झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। सिर्फ छोटी छोटी हरी हरी घास नहीं, बल्कि उस मंद धीरे धीरे चलने वाली हवा के झोंकों से, तरु यानी पेड़, वृक्ष, उनकी डालें, उनकी पत्तियां जब हिलती हैं तो उसको देखकर कवि ये अंदाजा लगा रहे हैं, मानो अंदाजा लगा रहे हैं कि वृक्ष भी, पेड़ पौधे भी इस चांदनी रात से खुश हैं और उस खुशी में झूम रहे हैं, अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। भावार्थ यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसी चांदनी रात में धरती अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती हुई दिखलाई पड़ रही है। धीरे धीरे चलने वाली वायु के कारण हरी हरी घास की नोकों से यह खुशी प्रकट हो रही है। जब हवा से वो घास हिलती है तो ऐसा लगता है कि धरती अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रही हो। मंद मंद चलने वाली हवा के झोंकों से यह भी प्रतीत होता है कि वृक्ष भी झूम झूम कर अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर चांदनी रात की वजह से धरती पर फैली हुई चारों तरफ घास और उस पर जो पेड़ पौधे हैं, सब मंद मंद हल्के हल्के हवा के झोंकों के कारण हिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो सारे के सारे अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अगला है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वचंद सुमंद गंधवा,
निरानंद है कौन दिशा। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। स्वच्छ, साफ सुथरा, निस्तब्ध, बिल्कुल शांत, निश्चेष्ट, जैसे बेहोश हो जाता है ना आदमी, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। निशा, रात, रात्रि। स्वच्छंद, पूरी तरह से स्वतंत्र होना, आजाद होना, अपने मन के मुताबिक कोई भी काम करना। सुमंद, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे, बहुत ही धीमा। गंध, खुशबू, महक। निरानंद, बिना आनंद के, मतलब जिसमें कोई खुशी प्रतीत ना हो। दिशा यानी साइड और तरफ जिसे आप बोलते हैं। अब भावार्थ देख लीजिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या ही निस्तब्ध निशा। स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, साफ सुथरी, स्वच्छ चांदनी, मूनलाइट है, कितनी पवित्र लगती है, कितनी निर्मल लगती है। और कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि उस शांत वातावरण की रात्रि में बिखरी हुई निर्मल चांदनी, चारों ओर शांति छाई हुई है, और इस शांत वातावरण में चांदनी का यह निर्मल रूप बहुत ही मनोरम दृश्य प्रतीत करा रहा है। उस चांदनी रात में चारों तरफ सन्नाटा है, निशानी रात, चारों तरफ खामोशी छाई है, और उस रोशनी से लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो वातावरण है, और उसके साथ ही साथ स्वच्छंद, जिस पर कोई रोक नहीं, जिसको कोई टोक नहीं सकता, मुक्त होकर हल्की हल्की जो सुमन यानी हल्की हल्की बहने वाली, चलने वाली हवा के साथ वो गंध, प्राकृतिक महक। कवि कह रहे हैं निरानंद है कौन दिशा। ऐसी कौन सी दिशा है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा इलाका है जो खुशी अभिव्यक्त ना कर रहा, जिसके पास किसी तरह का आनंद ना हो। तो कवि कह रहे हैं कि उस प्राकृतिक दृश्य, उस मूनलाइट में, उस चांदनी रात में जो हल्की हल्की हवा के साथ उठने वाली जो गंध है, वो गंध चारों तरफ बिखरी हुई और चारों तरफ चांदनी, ऐसे मौसम को, ऐसे वातावरण को, ऐसे दृश्य को देखकर कवि कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी दिशा है जहां पर आनंद ना हो। तो इस प्रकार से यहां पर कवि ने प्राकृतिक सौंदर्यता का, मनोरम दृश्यों का वर्णन इन शब्दों के माध्यम से किया हुआ है। अगला देख लीजिए। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति किस्मत, भाग्य। नटी एक्टर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एक्टर नहीं, अभिनेत्री, अभिनय करने वाली स्त्री। कार्यकलाप गतिविधि, एक्टिविटीज जिसे आप कहते हैं। एकांत तन्हाई, अकेलापन, अलग रहना, बिल्कुल चुपचाप रहना। भावार्थ आप देख लीजिए। कवि यहां पर यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं इन चार पंक्तियों के माध्यम से कि किसी भी रात में जो भी वातावरण के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से जिस तरह से भी रात गुजरती है, वो इस चांदनी रात में भी गुजर रही है, इस रात्र में भी गुजर रही है, इस रात्र के इस समय भी गुजर रही है। तो बंद नहीं है अब भी चलते हैं। नियति, किस्मत, भाग्य। नटी के कार्यकलाप, अब नटी यहां रात्रि को कहा गया है, रात के उस समय को कहा गया है कि कोई भी गतिविधि जो है वो रुकी हुई नहीं है, वो एक्टिविटीज हो रही, वो कार्यकलाप हो रहा है। कि रात्रि का समय होने के बाद भी कोई गतिविधि रुकी नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी किस तरह से हो रही है, वो कार्यकलाप किस प्रकार से हो रहा है, कितने एकांत भाव से। काम तो हो रहा है लेकिन कोई शोर शराबा नहीं, कितने शांत और चुपचाप, बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल चुपचाप अंदाज में वो रात में जो भी एक्टिविटीज है, जो भी कार्यकलाप है, वो धीरे धीरे हवा का चलना, प्राकृतिक खुशबू महक का उठना फैलना, तारों का चमकना, चांद का चमकना, सारी चीजें, मंद मंद हवा का फैलना, सारी चीजें बड़े शांत भाव से चुपचाप खामोशी के साथ हो रही हैं, घटित हो रही हैं। कोई कोलाहल नहीं है, कोई वहां पर किसी तरह की हलचल नहीं है। तो इसी का यहां पर शाब्दिक आप अर्थ देख सकते हैं कि रात्रि का समय होने के बाद भी कोई गतिविधि नहीं रुकी हुई है, रात्रि का रूप है। और रात्रि रूपी नटी के कार्यकलाप पहले ही जैसे चल रहे हैं, सक्रिय हैं, लेकिन ये कार्यकलाप बहुत ही शांतिमय ढंग से, बहुत ही चुपचाप, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं, सब बड़ी शांति के साथ घटित हो रहा है। अगला देख लीजिए। है
बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा। अब यहां पर देखिए कवि ने ये जो मोती शब्द का प्रयोग किया गया है, पहले तो इसके कठिन शब्दों को आप देख लीजिए। यहां पर दिया गया है बिखेर, फैलाना, चितराना, वसुंधरा धरती, पृथ्वी भूमि, मोती चांद तारे के अर्थ में जो मैं बताने वाला था, रवि सूरज सूर्य, बटोरना इकट्ठा करना, सदा हमेशा सवेरा सुबह के समय को कहा जाता है। कवि यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा यानी धरती मोती को, कब? सबके सोने पर। और मोती क्या? चांद और तारे। जब दिन गुजर जाता है, शाम होती है, शाम आने के उपरांत जब सूरज धीरे धीरे डूब जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो धरती के किसी एक हिस्से से, कहीं से भी धीरे धीरे टिमटिमाते हुए चांद तारे नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती ने उन्हें छिपा कर रखा था, सूरज के जाने की प्रतीक्षा थी, सूरज गया और धरती ने चारों तरफ उन नन्हे नन्हे खूबसूरत दमकते चमकते सितारों को एक खूबसूरत चांद के साथ आसमान पर या चारों तरफ बिखेर दिया। ये कब होता है? सबके सोने पर, यानी रात जब होती है उस वक्त चारों तरफ आसमान पर जहां तक आपकी निगाह जाए आपको टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। ये कब तक होता है? अगली तो पंक्ति में बताया गया, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सुबह होती, रवि यानी सूरज, सूरज के उगते ही अंधेरा छट जाता है, उजाला चारों तरफ फैल जाता है और वो टिमटिमाते हुए जगमगाते हुए सितारे जो हैं चांद के साथ धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह जैसे ही सूर्य आता है और उनको इकट्ठा करके अपने आप में समाहित कर लेता है। तो रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहां पर आप भावार्थ भी उसको देख सकते हैं कि इन पंक्तियों में चांद तारों की तुलना मोतियों से की है। वे कहते हैं कि धरती पर सभी के सो जाने के उपरांत धरती मोती रूपी चंद्रमा और तारों को आकाश में बिखेर देती है। प्रातःकाल सूरज के उगते ही इन मोतियों को अपनी आगोश में कौन छिपाता है? सूरज छिपा लेता है। अगला देख लीजिए, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि यहां पर उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि सूरज पूरे दिन चांद तारों को अपनी आगोश में अपने आप में समाहित किए रखता है और जाते जाते विरामदायिनी का अर्थ होता है विश्राम देने वाली, आराम देने वाली। और आराम कौन देता है? संध्या। आदमी दिन भर थका हारा मांदा शाम को घर आता है, रात होते ही सो जाता है, आराम करता है, इसीलिए उसको विरामदायिनी कहा गया है। तो चांद तारों को सूरज जो है संध्या को यानी शाम को उनके हवाले करके चला जाता है। तो और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है और संध्या होते ही यानी सूरज का जाना, संध्या को सारी वो चीजें जो सुबह होते ही सूरज ने अपने आप में समाहित कर लिया था यानी चांद तारों को, वो संध्या को देकर फिर चला जाता है। अब संध्या होते ही क्या होता है? शून्य। शून्य को यहां पर आकाश के रूप में आप लीजिए। श्याम सांवला अंधेरा यानी रात, तनु शरीर यानी आसमान का वो रंग जो सांवला यानी अंधेरा यानी शरीर यानी रात जिसे आप कह सकते हैं, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यानी शाम होते ही जब अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है तो वो चांद तारे जो सूरज ने संध्या के हवाले किए थे वो फिर से आसमान में चारों तरफ टिमटिमाते हुए जगमगाते हुए दिखलाई पड़ने लगते हैं। यहां पर भावार्थ देख सकते हैं आप कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रातः के समय सूरज उन चांद तारों को एकत्र करके संध्या जो कि विश्राम प्रदान करने वाली होती है उसको सौंप जाता है। मतलब ये कि संध्या होते ही फिर से चांद तारे आकाश में चमकने लगते हैं। उनकी इस चमक से घना अंधेरा दूर हो जाता है और फिर से एक नए रूप के साथ गगन प्रकाशित हो उठता है, यानी फिर से चारों तरफ चांदनी की छटा अपने सुंदर रूप के साथ दिखलाई पड़ने लगती है। अगला अब यहां पर देख लीजिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। स्टूडेंट्स यहां पर पंचवटी शब्द के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि पंचवटी 5 वट यानी बरगद का पेड़, 5 यानी 5 बरगदों के पेड़ को पंचवटी कहा जाता है। लेकिन इसका एक और अर्थ निकलता है
5 अलग अलग पेड़, यानी 5 वृक्षों का समूह, जिनमें अशोक, पीपल का पेड़, बेल का पेड़, वट यानी बरगद का पेड़ और पाकड़, ये 5 पेड़ों के समूह को पंचवटी कहीं कहीं कहा जाता है। अधिकतर 5 बरगदों के समूह को पंचवटी कहा गया है। और ये उस समय का वर्णन है जब वनवास के समय, जैसा मैंने शुरू में बताया कि सीता, राम, लक्ष्मण वनवास का समय व्यतीत कर रहे हैं और पंचवटी में एक झोपड़ी बनाकर वहां पर वो विश्राम कर रहे हैं, और किस तरह से लक्ष्मण का वर्णन यहां पर किया गया वो आप देख लीजिएगा। पहले तो शब्दार्थ हम देख लेते हैं। पंचवटी वही जो मैंने अभी बताया आपको, पीपल, बेल, बट, बरगद, आंवला, अशोक, इन 5 वृक्षों को पंचवटी कहा गया है। पर्ण यानी पत्ती, कुटीर घास फूस और पत्तियों से बनी हुई झोपड़ी, कुटिया जिसे आप कहते हैं, सम्मुख आपके समक्ष, आपके सामने, स्वच्छ साफ सुथरा शिलापत्थर, धीर वीर, धैर्य रखने वाला वीर योद्धा जिसे आप कह सकते हैं, निर्भीक जिसके अंदर भय ना हो, निडर, बेखौफ, मना मन सोच, भावार्थ भी यहां पर। अब यहां पर पंचवटी की छाया में 5 बरगदों के साए में, यानी उसके नीचे सुंदर खूबसूरत पर्ण पत्तियों से बना हुआ कुटीर झोपड़ी दिखलाई पड़ रही है। उसके सम्मुख और उस झोपड़ी के सम्मुख, उस कुटिया के सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ शिला पर, साफ सुथरी एक शिला, एक पत्थर का टुकड़ा हिस्सा, उस पर एक धीर वीर निर्भीक मना, बेखौफ दिखाई पड़ने वाला एक धीर वीर, धैर्यवान, धैर्य रखने वाला, धीरज रखने वाला एक योद्धा, एक वीर बहादुर वहां पर दिखलाई पड़ रहा है। तो कवि गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से चांदनी रात में पंचवटी की सुंदर छटा का वर्णन किया है। और वे क्या कह रहे हैं? साफ सुथरी शिला वहां पर मौजूद है और उस शिला पर कोई दृढ़, ठोस, मजबूत इरादों वाला, विचारों वाला निर्भीक योद्धा खड़ा दिखलाई पड़ रहा है। अब यहां पर उस योद्धा के बारे में, और वो समय ऐसा है कि ये वो समय कि जब सबके सोने का समय होता है, वो आखिर है कौन? ये एक सवाल यहां पर। पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। धनुर्धर, तीर चलाने वाला, बाण चलाने वाला, बाण चलाने में निपुण योद्धा। भुवन, दुनिया, संसार, भोगी, सभी तरह के सुखों को भोगने वाला, यानी एक दुनियावी इंसान, गृहस्थ इंसान, परिवार वाला इंसान। कुसुमा युद्ध, कामदेव, एक देवता जो सुंदरता में बहुत ही बढ़ चढ़ कर, योगी, योग साधना करने वाला व्यक्ति जो दुनिया से हटकर ईश्वर को तलाशता हो, आत्मज्ञानी, ईश्वर को यानी अपने आप को, यानी ईश्वर को एक तरह से जानकारी लेना, अपने बारे में असल जानकारी लेना। दृष्टिगत, नजर आना, जो दिखलाई पड़ता हो। भावार्थ भी आप देख सकते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि उस झोपड़ी के सामने ये वो समय है कि जब सब सो रहे हैं, तो वो जो दृश्य है, उस दृश्य को देखकर कवि क्या कह रहे हैं? जाग रहा ये कौन धनुर, ऐसा कौन सा धनुषधारी है, तीरंदाज है जो इस समय जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, पूरी दुनिया सो रही है। भोगी, कुसुमा युद्ध, अब उसको देखकर महसूस कर रहे हैं कवि। क्या कह रहे हैं? भोगी, भोगने वाला, यानी दुनियादार वाला, ग्रस्त इंसान। कुसुमा युद्ध, मदन, कामदेव, यानी सुंदरता में देवों को भी जो लजा दे, ऐसे योगी जैसा, ऐसे संत जैसा बना दृष्टिगत होता है, दिखलाई पड़ रहा है। ऐसा कौन है ये? भावार्थ यहां पर इस तरह से भी आप देख सकते हैं। कवि उस निडर योद्धा को देखकर कहते हैं कि इस समय जबकि सारी दुनिया, सारा संसार सो रहा है, ऐसा कौन धनुषधारी है, ऐसा कौन तीरंदाज है जो इस रात के समय जाग रहा है? उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कामदेव, देवताओं में सबसे सुंदर, खूबसूरत, तो कामदेव की तरह भोगी, यानी दुनिया को इस्तेमाल करने वाला, गृहस्थ, कोई सन्यासी दिखलाई पड़ रहा हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस प्रकार से इस चांदनी रात में जो 8 अलग अलग स्टेंजा दिए गए हैं, इसमें कवि ने किस प्रकार से चांदनी रात के मनमोहक दृश्यों का वर्णन करते हुए लास्ट की चंद पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण जैसे शूरवीर, खूबसूरत, सुंदर, कामदेव की तरह
दिखलाई पड़ने वाले, एक योगी की तरह दिखलाई पड़ने वाले, एक योद्धा की तरह दिखलाई पड़ने वाले एक लक्ष्मण का यहां पर वर्णन किया गया है। तो यहां पर इस चैप्टर में चांदनी रात में मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो भी बातें हैं वो मैंने आपको समझाई। अब आगे के चंद स्लाइड के माध्यम से आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर 3 पर जो भी एक्टिविटीज दी गई है सूचना अनुसार पाठ के आंगन के आधार पर, उनको मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। आप उसके माध्यम से अपने जो भी स्वाध्याय हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं पाठ के आंगन में। अच्छा, इन चीज़ों को मैं बड़ा स्पीड के साथ समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए संजाल के तौर पर दिया गया है कि तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। अब सोचिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पहला तो ये कि पृथ्वी के माध्यम से मोतियों का बिखराया जाना। दूसरा यहाँ पर यह बताया गया है मोतियों के माध्यम से रात का नया रूप झलकना। तीसरा यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि सूर्य द्वारा संध्या को मोतियों का प्राप्त होना। जो चौथा यहाँ पर बताया गया है वो ये कि सूर्य द्वारा सुबह होते ही मोतियों को बटोर लिया जाना, इकट्ठा हो जाना। तो इस प्रकार से संजाल का जो क्वेश्चन है वो ये है, तारों के उदित और अस्त यानी उगना और डूब जाने के बारे में जो कल्पना है वो ये 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखकर अपने आंसर को सही कर सकते हैं। अगला जो दिया गया है चांदनी रात की विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग बिंदु हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। जल थल पर बिखरी हुई है, हरी हरी घास लहरा रही है, धरती खुशी को व्यक्त कर रही है, पवन मंद मंद चल रही है, दिशाएं हर्षित हैं, स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, स्वच्छंद सुमंद गंध फैली हुई है, मोती बिखरे हुए से लगते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर 2 हैं, एक तो ये चारुचंद्र का 4-4-8 पंक्तियाँ हैं आपका, पहली 4 लाइन और दूसरी 4 लाइन, और उसके बाद 4 लाइन आपका क्या ही स्वच्छ वाली चांदनी है ये, और उसके बाद वाली चौथी के बंद नहीं अब भी चलते हैं शांत और चुपचाप। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम चारुचंद्र के चंचल झोंकों वाला ये जो है इसको मैंने सीधा वहाँ से सरल भावार्थ ले लिया है। आप यहाँ पर इस तरह से प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी प्रश्न का उत्तर है, आसानी से पढ़कर आप उसे लिख सकते हैं। अगला जो दिया गया भाषा बिंदु, ये ग्रामर से व्याकरण खंड का के टाइप का है। क्वेश्चन है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कौन कौन से? तरु। तरु के यहाँ पर देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसके आधार पर 3 है, तो पेड़, वृक्ष, दरख्त। उसके बाद कृषक, किसान, अन्नदाता, खेतीहर। उसके बाद आप देख सकते हैं वसुंधरा के 3 है, पृथ्वी, जमीन, धरती। उद्यान का बाग, वाटिका, बागीचा। चंद्र का शशि, चंद्रमा, चांद। फिर अरण्य का वन, जंगल, कानन। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची शब्द इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला रचनाबोध, यहाँ पर आप पढ़कर आसानी के साथ उत्तर को समझ सकते हैं। इस अध्याय का एक तरह से समराइज किया गया है कि आप इस चैप्टर से आपने क्या महसूस किया, आपने क्या सीखा, वो इन चंद वाक्यों के माध्यम से पढ़कर समझ सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, कविता चांदनी रात को मैंने एक एक स्टेंजा, एक एक पैराग्राफ को उसके कठिन शब्दों के साथ सरल शब्दों में उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जल्द ही इन चीज़ों को समझकर आप फिर से एक नए वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे। और तब तक अगर किसी भी बिंदु पर आपको कोई संदेह या कुछ समझना हो तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करिए। मैं आपके सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपसे फिर से एक बार पुनः आग्रह है, रिक्वेस्ट एक तरह की, कि आपको अगर ये चीज़ें समझ में आए तो लाइक करिएगा, लगे अच्छा है तो दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलें या आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही संदेश के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से
नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा। चलते हैं, फिर से एक नए वीडियो के इंतज़ार में मिलेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।